नाउ फोर्थ ई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मीन्स होता है कि प्रोटीन्स आर सेड टू हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर व्हेन दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है कि 1 पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यानी मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन से जो प्रोटीन बना रहेगा उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंड ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द सब यूनिट या मोनोमर। यानी अगर जैसे किसी प्रोटीन की बात करेंगे कि उसमें क्या होता है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना रहता है। तो 4 चेन से मिलके बना रहेगा पॉलीपेप्टाइड से, तो उसमें जो 1 चेन होगा पॉलीपेप्टाइड का उसको क्या बोलते हैं, सब यूनिट हम बोलते हैं, या उसको बोला जाता है मोनोमर बोला जाता है। तो बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यानी ये बोलेंगे कि जो मोनोमेरिक होगा, मोनोमेरिक मतलब क्या होता है कि मोनोमेरिक में भी आइडेंटिकल या डिफरेंट। यानी ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन होगा, ये मोनोमर जिसको बोलते हैं, तो वो मोनोमेरिक आइडेंटिकल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यानी अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में 4 चेन होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो एक चेन जो होगा उसमें दूसरा चेन अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होगा, उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होगा वो आइडेंटिकल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आइडेंटिकल होगा दैट इज कॉल्ड द होमोपॉलीमर, और डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर बोला जाता है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और उसका एग्जांपल हो गया जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड होगा। यानी ये बोल सकते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड आयनिक बॉन्ड आर इन्वॉल्व। यानी इसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इतने सारे बॉन्ड जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे एक टर्म आता है प्रोटीन में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन के डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होकर किसमें, एक होता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, जो हम कार्बोहाइड्रेट डाइट के थ्रू कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं या फैट लेते हैं। जैसे प्रोटीन का सोर्स जो होता है सोयाबीन है, मशरूम में होता है, चीज में होगा, एग में होता है ये प्रोटीन। तो जब हम प्रोटीन लेते हैं तो डाइजेशन होता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होता है कि एमिनो एसिड में टूट जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन का मतलब, डीनेचुरेशन का मतलब होता है ये प्रोटीन का क्या हो जाना, ब्रेकडाउन होना। यानी अगर ये प्रोटीन है, अगर मान लेते हैं कि ये एक एमिनो एसिड है, ये प्रोटीन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये क्या होगा, इसका एमिनो एसिड क्या होगा, टूट जाएगा, और ऐसे एमिनो एसिड क्या हुआ, अलग हो गया। तो डीनेचुरेशन का मतलब हुआ कि इसके पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना। तो डीनेचुरेशन में होता है जब प्रोटीन का जब डीनेचुरेशन होगा तो वो क्या होगा, रिवर्जिबल कंडीशन भी होता है, किसी किसी केस में इरिवर्जिबल भी कंडीशन भी होता है। तो ये प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होगा, प्रोटीन डीनेचर्ड कैसे होगा, तो डीनेचुरेशन एजेंट होता है, कुछ एजेंट्स होते हैं जो डीनेचुरेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे पहला इसमें आता है हीट,
हीट जो होता है, यदि टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। तो बर्न के केस में देखा जाता है, ये कभी कभी क्या होता है बर्न के केस में, कि अब ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्न कितना हुआ है, 40% की 60%, 80, 90%। उस केस में देखा जाता है कि सेल में जितने भी प्रोटीन है, एंजाइम्स है, सब डीनेचर कर जाता है। क्यों? क्योंकि बर्न के टाइम में क्या होता है कि ये डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का। तो हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स हुआ, एंजाइम्स हुआ, ये सब क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। तो उसमें उस केस में क्या होगा, डीनेचर कर जाएगा। तो हीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। इसके अलावा और पॉइंट आता है, जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, strong acid and strong base is also responsible for the denaturation of the protein। जैसे प्रोटीन अगर है उसमें क्या हुआ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर उसमें डाल दिया जाए तो डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का। यदि मिल्क है, दूध में प्रोटीन होता है, उसमें HCl डालेंगे तो प्रेसिपिटेशन आने लगता है, यानी प्रोटीन क्या कर जाता है, डीनेचर कर जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें हेवी मेटल्स, जैसे Pb, लेड, Hg, मरकरी, फिर आता है Ag, कुछ आता है इसमें आयनिक डिटर्जेंट, ये इसमें कुछ और पॉइंट आता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हीट के बारे में देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी क्या होता है, प्रोटीन के डीनेचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेवी मेटल जैसे Pb और Ag या Hg, ये जो होता है ये भी प्रोटीन के कोगुलेशन के लिए क्या होता है, डीनेचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आयनिक डिटर्जेंट्स, कुछ डिटर्जेंट्स होते हैं जिसको आयनिक डिटर्जेंट्स बोला जाता है, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। अब आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब हो जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या हाइड्रोकार्बन से बना हो, जैसे मान लेते हैं कि ईथर, यहाँ तो नहीं, ऑर्गेनिक का सॉल्वेंट में आता है ईथर हो गया, जैसे ईथर के अलावा बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म, ये सब आता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के डीनेचुरेशन के लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके बाद एक टर्म आता है रीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे प्रोटीन और एंजाइम्स है जो डीनेचर कर गया है, और डीनेचर होने का उसका कारण क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या ये जो एजेंट है, तो ये एजेंट को अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होता है, फिर रीनेचुरेशन, यानी फिर से वो अपना जो है प्रोटीन जो है फिर अपने से वो स्ट्रक्चर अपना गेन कर लेता है। स्ट्रक्चर गेन करने का मतलब हुआ कि जैसे एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियेज, एक तरह का ये क्या होता है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है। और हमने पढ़ा था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो ये राइबोन्यूक्लियेज जो है, इसको जब हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट करेंगे कौन, यानी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिया से, तो ये क्या कर जाता है, इसका डीनेचुरेशन हो जाता है इस प्रोटीन का। और फिर यहां से कॉन्क यूरिया को अगर हम रिमूव कर दें, इसको यदि रिमूव कर दिया जाए तो फिर से ये क्या हो जाता है, रीनेचुरेशन, यानी फिर से ये प्रोटीन जो है अपना ओरिजिनल जो उसका जो प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर है, उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो ये डीनेचुरेशन के बारे में एक बहुत ही मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कि यदि डीनेचुरेशन हो रहा है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या
कि सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, तो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड में कोई चेंजिंग नहीं आता है ये डीनेचुरेशन यदि होता है तो अब क्या होता है कि जब डीनेचुरेशन ये प्रोटीन का हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये अपना क्या करता है, प्रॉपर्टी लॉस कर देगा, वो प्रोटीन अपना फंक्शन करेगा नहीं। जैसे ये राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या कर गया, डीनेचर कर गया, डीनेचर कर जाएगा तो इसकी जो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होगा, जो ये परफॉर्म कर रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो क्या होगा, लॉस कर जाता है। लेकिन ये डीनेचुरेशन में होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, सेम रहता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोटीन के लिए, ये पढ़ा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसके बाद एक इसमें जब प्रोटीन का हम स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक उसमें टॉपिक पढ़ना रहता है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। हीमोग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं ब्लड के बारे में। ये ब्लड को बोला जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। और ब्लड एक्चुअली ब्लड में दो पार्ट होता है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। और ब्लड सेल्स में भी होता है WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, यानी ब्लड सेल कंटेन WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC का काम क्या है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और RBC का काम क्या है, ये कैरी ऑक्सीजन एंड CO2 और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हम इसकी बात करेंगे RBC का, यानी RBC को बोला जाता है, RBC का स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव होता है और RBC कंटेन हीमोग्लोबिन। तो ये RBC में रहता है हीमोग्लोबिन और ये RBC का स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, डीन्यूक्लिएटेड बोलते हैं कि डीन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। और ये RBC में हीमोग्लोबिन क्या होता है, भरा रहता है इसमें। और ये आकार देखेंगे बाइकॉन्केव, इसका कॉन्वेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसका किनारा वाला पोर्शन हुआ, इज बोलते हैं। तो ये ड्यू टू दिस शेप, ये RBC का जो ये शेप जो होता है, इसी के कारण दे हैव एबिलिटी टू कैरी द ऑक्सीजन और CO2। अगर ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हीमोग्लोबिन, यानी RBC में जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये बना रहता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन मतलब क्या, 2 अल्फा ये पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो ये क्या होता है कि ये जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या है, एयर है, और एयर को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज। तो उसमें ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, हाइड्रोजन H2 होता है और बहुत सारे गैसेज जो होते हैं जो ट्रेस अमाउंट में होता है। और आवर lungs have ability to absorb the oxygen from the air। उस एयर से हमारे लंग्स के पास ये नेचर बनाया है, ये केवल ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यदि हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहता, तो हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाता। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एयर कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। और लंग्स से क्या होता है, बहुत सारे कैपिलरी और वेसल्स जो होता है वहां से पास करता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल्स और कैपिलरी में चला जाता है। और वहां जो RBC है जिसमें हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, उससे बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन से। तो यदि हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में
क्या होता है, आयरन होता है, उसके कारण हीमोग्लोबिन रेड दिखता है, लेकिन बंच में हीमोग्लोबिन होगा तो रेड दिखता है। यदि एक सिंगल आरबीसी की बात करेंगे तो उसका कलर जो होता है स्कारलेट कलर होता है, जिसको सिंदूरी कलर बोलते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है और ये क्या करता है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन से आरबीसी क्या करेगा, बाइंड कर लेगा और वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। वहाँ प्योर इम्प्योर ब्लड का कंसेप्ट होता है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ और डिटेल में हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पढ़ना रहता है। तो अभी क्यों ऑक्सीजन से ये बाइंड करता है, क्यों हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है, तो ये हमारे बॉडी का सेल्स है। और हमने पढ़ा था कि आवर बॉडी कंटेन मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। तो हमारे बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियन सेल्स है। और हमने बताया भी था कि अगर 60 केजी का आदमी है, उसके बॉडी में जो सेल्स होता है वो 100 × 10⁻12 to 14 सेल्स होता है। तो हमारे जैसा ब्रेन है, काम कर रहा है, तो ब्रेन का जो सेल्स होता है उसको काम करना है, दे हैव रिक्वायर्ड द एनर्जी, उसको एनर्जी की जरूरत होती है। हमारा हार्ट काम कर रहा है 24 आवर्स, लंग्स काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, बॉडी के जितने ऑर्गन्स है सब 24 आवर्स काम कर रहा है। एंड दे हैव रिक्वायर्ड द एनर्जी फॉर डूइंग द प्रोपर वर्क। प्रॉपर वर्क करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सेल्स में क्या होता है, डाइजेशन के थ्रू ये ग्लूकोज गया हुआ है पूरे बॉडी के सेल्स में, डाइजेशन हो गया तो ये सेल्स गया हुआ, ग्लूकोज गया हुआ है। और इसी ग्लूकोज में एनर्जी होता है, जो हमारे बॉडी के जो सेल्स काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा, कुछ लिबरेट होता है। मैं बोल रहा हूं और बोलने में जो एनर्जी लग रहा है, तो ये ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऐसे कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलता है, प्रोटीन और लिपिड से भी एनर्जी मिलता है। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और ये सेल में बनता है H2O और प्लस CO2 और प्लस ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में है, जो मैकेनिकल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैकेनिकल वर्क के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसी में ये ATP छुपा हुआ है, ये एनर्जी जो है इसमें छुपा हुआ है। लेकिन इसको क्या करना, इसको तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। और ये बोल सकते हैं कि O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, हथौड़ा का काम करता है और ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद ये ATP मिलता है और ATP यूटिलाइज हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। और ये फिर CO2 का कंसंट्रेशन, इस सेल में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया और फिर इधर से ब्लड जो है, जब वेसल्स कैपिलरी वगैरह पास करता है, फिर आरबीसी जो है उसका हीमोग्लोबिन फिर इस CO2 को पकड़ लेता है, यानी बाइंड कर लेता है। फिर बाइंड करके क्या होता है, लंग्स में आएगा और लंग्स के बाद क्या होता है, ये बाहर इसको निकाल दिया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस हीमोग्लोबिन के बारे में हम जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ और डेप्थ तक पढ़ते हैं, डिटेल्स इसका जानते हैं, पढ़ेंगे। और फिर ये जो मैकेनिज्म है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ इस मैकेनिज्म को और डिटेल में पढ़ना रहता है। थैंक यू सो मच।